हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 2 जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। तो आज मैं इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन का आंसर कराने वाला हूं। तो आइए देखते हैं। तो पहले दिया है जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक ना। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन जो कह रहा है वो दिया गया है कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। 1861, 1862, 1863, 1864 कब किया गया। तो याद रखिएगा कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन को, ठीक है ना, क्या हो जाएगा इसका को, यानी कि ए। अगला, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी का पात्र, रूस का सम्राट, रूस का सामंत, रूस का सम्राट, ठीक है ना। तो रूस में जार का मतलब होता है रूस का सम्राट, ऑप्शन घ। अगला है, ठीक ना, कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, रूस। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था, ऑप्शन ख। अगला, साम्यवाद शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। रूस, जापान, चीन, क्यूबा। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, ठीक ना। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ है रूस में। कहाँ हुआ था, रूस में, ऑप्शन को। अगला यहाँ पे कि यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था। चार ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। इन चारों में से कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था। लुई ब्लॉम, सेठ साइमन, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवन। तो कार्ल मार्क्स ये जो है यूरोपियन समाजवादी नहीं है, ऑप्शन गो। अगला, वार एंड पीस किसकी रचना है। कार्ल मार्क्स, टॉलस्टॉय, दोस्तोवस्की, एंजल्स। तो वार एंड पीस टॉलस्टॉय की रचना है, ऑप्शन खो। अगला है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। फरवरी 1917, नवंबर 1917, ठीक ना, अप्रैल 1917 या फिर 1905 ईस्वी में। तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन खो। अगला, लाल सेना का गठन किसने किया था। कार्ल मार्क्स, स्टालिन, ट्रॉट्स्की, केरेंस्की। तो लाल सेना का गठन किसने किया था, स्टालिन ने, ऑप्शन खो। अगला, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। 1921 ईस्वी में, 1922, 1923, 1924। बताइए लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन घ। अगला है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी। रूस और इटली, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, रूस और जर्मनी। तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जो है रूस और जर्मनी के बीच हुई थी, ऑप्शन घ। अगला, खाली स्थान को भरना है, ठीक है ना। रूसी क्रांति के समय शासक डैश था। तो जार निकोलस था। कौन था, जार निकोलस। अगला, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व डैश ने किया था। तो लेनिन ने किया था। अगला, नई आर्थिक नीति 1921 ईस्वी में लागू हुई थी। कब लागू हुई थी, 1921 ईस्वी में। अगला, रॉबर्ट ओवन डैश का निवासी था। रॉबर्ट ओवन ब्रिटेन का निवासी था। नेक्स्ट, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक डैश को माना जाता है। तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। अगला दिया गया, सुमेलित करने मिलान करना। इधर दिया जैसे दास कैपिटल, चेका, ठीक ना, फिर नई आर्थिक नीति, कार्ल मार्क्स की मृत्यु, स्टालिन, उधर दिया है उसका डेट वगैरह। तो दास कैपिटल यानी ए नंबर का जो मिल जाएगा, ठीक है ना। एक का मिल जाएगा घो में, एक का किस में मिलेगा, घो में। दास कैपिटल का हो जाएगा, एक मिनट, एक का घो घो घो, एक का मिलेगा खो में। किस में मिल जाएगा, खो में। ठीक ना। तो एक का दास कैपिटल किसकी है, तो कार्ल मार्क्स की। चेका क्या है, चेका जो है गुप्त पुलिस संगठन है। नई आर्थिक नीति किसने अपनाई, लेनिन ने। कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई, तो 1883 ईस्वी में। स्टालिन की मृत्यु कब हुई, तो 1953 ईस्वी में, ठीक ना। ये इसका उत्तर है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, अपना मैच कर लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न में, यानी 20 शब्दों में उत्तर देना है। तो अति लघु उत्तरीय शब्दों में कह रहा है पूंजीवाद क्या है, ठीक है। पूंजीवाद क्या है, पहला क्वेश्चन है, पूंजीवाद क्या है।
तो देखिए पूंजीवाद क्या है। तो ऑप्शन आंसर इसका, कल कारखाने एवं उत्पादन के साधनों का स्वामित्व व्यक्तिगत हाथों में रहना ही पूंजीवाद कहलाता है। फैक्ट्री हो गया, कारखाना हो गया, इसका जब हक जो है किसी खास व्यक्ति के हाथों में होता है तो यही पूंजीवाद कहलाता है। पूंजी का स्रोत व्यक्ति विशेष के हाथों में होता है, मतलब किसी खास व्यक्ति के हाथों में क्या होता है, पूंजी का स्रोत होता है, तो यही क्या पूंजीवाद है। अगला खूनी रविवार क्या है। तो 9 जनवरी 1905 ईस्वी को रूसी जनता का समूह रोटी दो के नारे के साथ सड़क पर प्रदर्शन करने लगी, ठीक ना। रूस का सैनिक क्या करने लगा, रोटी दो ये नारा लगाते हुए रोड पर प्रदर्शन करने लगे। जार ने उन पर गोलियों की बौछार करवा दी, यानी रूस का सम्राट क्या किया, उस पर जो है गोली का पूरा बौछार करवा दिया। इसमें हजारों लोग मारे गए थे और यह घटना जो है रविवार के दिन घटित हुई थी, इसलिए इस घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर क्रांति क्या है। अक्टूबर क्रांति क्या है। तो लेनिन के नेतृत्व में रूस में जार के खिलाफ, ठीक ना, तख्तापलट का निश्चय किया गया। किसने किया था, केरेंस्की ने। किसने किया था, केरेंस्की ने, ठीक ना। पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी, अन्य सभी सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया गया, ठीक ना। इसमें क्या हुआ, केरेंस्की भाग गया। केरेंस्की क्या हो गया, भाग गया। इसी क्रांति को अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस क्रांति को क्या कहा जाता है, अक्टूबर क्रांति। अगला है चौथा क्वेश्चन, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। तो रूसी समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर, मेहनतकश जनता एवं गरीब लोग शामिल हो उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं, ठीक ना। ऐसा समाज जिसमें किसान, मजदूर, ठीक ना, सभी शामिल हो, गरीब सब शामिल हो, उसको क्या कहते हैं, सर्वहारा वर्ग कहते हैं। अगला है, क्रांति के पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। तो क्रांति के पूर्व रूसी किसानों की स्थिति अत्यंत ही दयनीय थी। खेत छोटे छोटे और पुराने ढंग से खेती करते, ठीक ना। वे होगा, यहाँ पे खेत नहीं, यहाँ होगा वे छोटे छोटे और पुराने ढंग से खेती करते थे, या ऐसे लिखना है, उसके पास छोटे छोटे खेत थे, ठीक ना, और वे उसमें पुराने ढंग से खेती किया करते थे। पुराने ढंग से क्या करते थे, खेती किया करते थे। तो ये हो गया अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब हम लोग आ गए लघु उत्तरीय प्रश्न पे, और इसका उत्तर कम से कम 60 शब्दों में देना है, ठीक ना। 60 शब्दों में इसका उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न यहाँ पे, रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करें। कोई भी 2 कारण लिख के उसका क्या करना है, हल्का एक्सप्लेन करना है। तो पहला कारण जैसे लिए कि जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। तो रूसी राजा को वहाँ जार कहा जाता है। तो रूसी राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था और उससे आम जनता की सुख दुख की कोई चिंता नहीं थी, ठीक है। रूस का जनता अपने राजा को भगवान का प्रतिनिधि मानता था, लेकिन जो राजा को जनता का कोई फिक्र नहीं था। गलत सलाहकारों के कारण जार की स्वेच्छाचारिता बढ़ती चली गई और जनता की स्थिति बद से बदतर हो गई। राजा के जो सलाहकार थे वो एक भी अच्छे नहीं थे, सब उसको गलत सजेशन देते थे। उसका मनमानी चलता गया और जनता उसमें पिसाता रहा। दूसरा कारण है कृषकों की दयनीय स्थिति, यानी किसानों की दयनीय स्थिति। रूस में बहुसंख्यक किसान ही थे, यानी रूस में अधिकतर आदमी था वो कौन था, किसान था। उसके पास छोटे छोटे खेत थे, पुराने ढंग से खेती करते थे, करों के बोझ तले हुए दबे हुए थे ना। इतना टैक्स उसके ऊपर बोझ दिया गया था, वो उन टैक्स से जो है कभी भी मुक्त नहीं हो पाते थे, उनके तले हुए दबे हुए थे। उसके पास पूंजी का पर्याप्त अभाव था। ऐसे में उसके पास क्रांति का अलावा और कोई रास्ता नहीं रह गया, ठीक ना। अब दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, रूसीकरण की नीति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी थी, ठीक ना। रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु, रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी थी। तो इसका आंसर है, क्रांति के अनेक कारणों में रूसीकरण की नीति भी एक महत्वपूर्ण कारण था, ठीक ना। रूसी क्रांति के बहुत कारण थे, जिसमें एक क्रांति है रूसीकरण की नीति। रूस में विभिन्न संप्रदाय और भाषा के लोग रहते थे। यहाँ मुख्यतः स्लोव जाति के लोग रहते थे। यहाँ अलग अलग जाति के लोग रहते थे, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में जो लोग था वो था स्लोव जाति के लोग। इसके अलावा फिनलैंड, पोलैंड, जर्मनी, यहूदी, इन सब जाति के लोग भी यहाँ पर रहते थे, ठीक ना। ये भिन्न भिन्न भाषा बोलते थे और इसका रस्म रिवाज भी अलग अलग था। सभी जाति के लोग अलग अलग भाषा बोलते थे, सबका रीति रिवाज, पहनावा ओढ़ावा, खाने पीने के तौर तरीके सब कुछ अलग थे।
जार निकोलस द्वितीय ने देश पर रूसीकरण की नीति थोप दी। इसके अनुसार देश के सभी लोगों पर रूसी भाषा, शिक्षा और संस्कृति लाद दी गई। राजा क्या किया, अपना जो नीति था सब पे थोप दिया। आज से पूरा रूस का सब जनता वही भाषा बोलेगा जो हम बोलेंगे, उसी गॉड को मानेगा जिसको हम मानेंगे, वही पढ़ाई पढ़ेगा जो हम पढ़ेंगे। जिससे अल्पसंख्यक बहुत परेशान हो गए। जिस जाति की संख्या कम थे वो बहुत परेशान हो गए और रूसी राजतंत्र के प्रति उसका आक्रोश यानी गुस्सा बढ़ता चला गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साम्यवाद एक आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी कैसे? साम्यवाद एक आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था थी कैसे? तो साम्यवाद निश्चित रूप से एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी। ठीक ना, इसमें कोई जो है शक नहीं है। इसके अनुसार कार्य के अनुसार वेतन, साम्यवाद के अनुसार एक नियम था, जितना काम करेगा उतना तुमको पैसा मिलेगा, कार्य के अनुसार वेतन। इस व्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों, कारखानों तथा विपणन में मजदूरों का अधिकार था, एकाधिकार था, मतलब अकेला अधिकार था। ऐसी व्यवस्था में उत्पादन किसी व्यक्ति विशेष के लिए ना होकर पूरे वर्ग के लिए होता था। इसमें उत्पादन होता था वो किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि पूरे गांव समाज के लिए होता था। समाज के भौतिक एवं वैचारिक उत्थान के लिए कार्य होते थे। ठीक ना, जो भी काम होता था वो सामाजिक के लिए, समाज के लिए होता था। साम्यवाद ने सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में एक नवीन विचारधारा की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कार्य है, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया कैसे? मतलब पहला जो विश्व युद्ध हुआ उसमें रूस की हार हो गई, इससे जो रूसीकरण, रूस में क्रांति का रास्ता द्वार खुल गया कैसे? 1905 ईस्वी में ऐतिहासिक युद्ध में जापान ने रूस को बुरी तरह पराजित कर दिया। मतलब एक छोटे से देश जापान से इतना विशाल देश रूस हार गया। ठीक ना, इसके पूर्व निरंकुश जार विभिन्न मोर्चों पर अपनी विफलता रूसी जनता से छुपाती रही। इससे पहले भी राजा बहुत ऐसे काम किए जो कि जनता से वो छुपाते रहे थे। ठीक ना, रूस एशिया के छोटे से देश से पराजित हो गया, जापान बहुत छोटा देश है। महानता का भ्रम जाता रहा, फटे हाल थे मानदेय सैनिक जब वापस लौटे तो जनता अस्तबद्ध रह गई कि इतना विशाल देश इतना छोटे से देश से कैसे हार गया, कि हमारे राजा में कुछ न कुछ तो कमी है। फलस्वरूप इस पराजय ने क्रांति का मार्ग प्रशस्त कर दिया। लोगों को लग गया राजा में कुछ फॉल्ट है और इसे गद्दी पर से उठाकर फेंकना पड़ेगा। अब हम लोग आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी 150 शब्द में इसका उत्तर देना है। यह आपके एग्जाम में जब भी पूछेगा 5 मार्क्स का पूछेगा। तो पहला क्वेश्चन है कि रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना करें, यानी रूसी क्रांति के जितने भी कारण हैं सभी का वर्णन करना है। तो रूसी क्रांति के कई कारण थे जिनमें कुछ निम्न कारण हैं। ठीक ना, जैसे पहला है जार की निरंकुशता और अयोग्यता। ठीक ना, यानी जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। इस समय रूस में एक कठोर राजनीतिक संरचना थी। ठीक ना, राजा विशेषाधिकार छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, जनता की कोई चिंता नहीं थी। राजा अपना अधिकार छोड़ने को तैयार नहीं था, उसे जनता कोई फिक्र नहीं था। दूसरा कारण था किसानों की दयनीय स्थिति। तो रूस में बहुसंख्यक जो थे वो कौन थे? किसान थे। रूस का अधिकतर जनता किसान थे। उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी। वे अपने छोटे छोटे खेत में पुराने विधियों से खेती करते थे, उसके पास पूंजी का अभाव था। ठीक ना, उनके पास क्रांति के अलावा और कोई रास्ता नहीं बच गया था। तीसरा है मजदूरों की दयनीय स्थिति। मजदूरों को दिन रात काम करना पड़ता था लेकिन मजदूरी बहुत ही कम मिलती थी, मतलब मेहनत के अनुसार पैसा नहीं मिल पाता था। उसके पास कोई राजनीतिक अधिकार नहीं था कि वे हड़ताल भी नहीं कर सकते, कोई हक ही नहीं था कि तुम अपना आवाज़ उठाओ। ठीक ना, अगला है चौथा कारण रूसीकरण की नीति। रूस में अनेक राष्ट्रीयता, संप्रदाय, भाषा और सांस्कृतिक के निवासी, अलग अलग जो है धर्म के, जाति के, भाषा बोलने वाले लोग निवास करते थे। जार ने सभी पर रूसी भाषा, शिक्षा और संस्कृति लादने का प्रयास किया, जिससे जनता में क्रोध बढ़ता चला गया कि मेरा जो भाषा है, जो धर्म है, जो रीति रिवाज है, हम वही मानेंगे। पांचवा कारण है औद्योगिकरण की समस्या और विदेशी घटनाओं का प्रभाव। रूस में कुछ ही क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उद्योग का संकर्षण था। राष्ट्रीय पूंजी का अभाव था और रूस की पराजय क्रीमिया और जापान के हाथों भी क्रांति के प्रमुख कारण थे। रूस जब क्रीमिया के युद्ध में पराजय हो गया, जापान से भी हार गया, तो भी यहाँ से क्रांति का रास्ता खुल गया। तो टोटल इसके जो है लगभग 8 कारण हैं, जिनमें कि 5 कारण का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, यही 150 शब्दों में काफ़ी है इतना के लिए। अगला अब है नई आर्थिक नीति क्या है? नई आर्थिक नीति क्या है? 1921 ईस्वी में लेनिन ने एक नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी। नई आर्थिक नीति में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, जैसे पहला है
कि किसानों से अनाज लेने का स्थान पर एक निश्चित कर लगाया गया। बचा हुआ अनाज किसान का था। लेकिन किसान से सरकार जो अनाज लेगी बदले में उसको एक टैक्स देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा, और जितना अनाज का सरकार लिया सो लिया, जो बच गया वो किसान का होगा। दूसरा है, सिद्धांत यह था कि जमीन राज्य की है परंतु व्यवहारिक तौर पर किसानों की थी। मतलब भले ही जमीन जो सरकार की रही, खेती उस पर किसान करेंगे। और तीसरा कारण था कि 20 से कम कर्मचारियों वाले उद्योग को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल गया। पहले था कि वही से फैक्ट्री चलता था जिसमें 20 से अधिक मजदूर रहेंगे, लेकिन अब बोला कि 20 से कम मजदूर वाले फैक्ट्री भी अब चलेंगे। चौथा कारण था, उद्योगों का विकेंद्रीकरण किया गया था। उद्योगों का विकेंद्रीकरण किया गया। पाँचवा कारण, विदेशी पूंजी भी सीमित रूप से आमंत्रित किया गया। ठीक ना, क्या किया गया? आमंत्रित किया गया। अगला छठा कारण, व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन की बीमा भी राजकीय एजेंसी द्वारा शुरू की गई कि व्यक्ति अपना जीवन बीमा भी शुरुआत कर सके। यदि मान के चलिए मर गया व्यक्ति, उस पैसा के थ्रू जो उसके परिवार का भरण पोषण हो सकेगा। सातवां कारण है, विभिन्न स्तरों पर बैंक खोले गए। छोटे छोटे लेवल पर क्या किए गए? जगह जगह बैंक खोले गए। अगला कारण है, ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सदस्यता समाप्त कर दी गई। तो ये टोटल कारण किसके थे? तो नई आर्थिक नीति में ये सब बात का जिक्र किया गया था, चर्चा किया गया था। अगला क्वेश्चन अब है, नई आर्थिक नीति के प्रभावों की विवेचना करें। ठीक ना, नई आर्थिक नीति जो लागू किया गया इसका क्या क्या प्रभाव पड़ा, जनता पे क्या प्रभाव पड़ा। तो पहला क्या है कि इस क्रांति के पश्चात श्रमिक अथवा सर्वहारा वर्ग की सत्ता रूप में स्थापित हो गई और इसने अन्य क्षेत्रों में भी आंदोलन को प्रोत्साहन किया। दूसरा कारण क्या है, रूसी क्रांति के पश्चात विश्व दो विचारधारा में विभक्त हो गया। रूसी क्रांति के बाद रूस जो है दो विचारधारा में बट गया, साम्यवादी विश्व एवं पूंजीवादी विश्व। ठीक ना, यूरोप भी पूर्वी यूरोप एवं पश्चिमी यूरोप में बट गया। यूरोप भी दो भागों में बट गया, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप। ये सब रूसी क्रांति का क्या था? प्रभाव था। अगला क्या है? अगला है कि पूंजीवादी विश्व और सोवियत रूस के बीच शीत युद्ध की शुरुआत हुई और आगामी 4 दशकों तक दोनों खेमे के बीच शस्त्रों की होड़ चलती रही। 4 दशक मतलब लगभग 40 साल तक चलता रहा। चौथा प्रभाव पड़ा क्या कि रूसी क्रांति के पश्चात आर्थिक आयोजन के रूप में एक नवीन आर्थिक मॉडल आया। आगे पूंजीवादी देशों ने भी परिवर्तित रूप से इस मॉडल को अपना लिया। सब क्या इस मॉडल को अपनाया। इस प्रकार स्वयं पूंजीवादी के चरित्र में भी परिवर्तन आ गया। अब पांचवा जो प्रभाव पड़ा वो है, इस क्रांति की सफलता ने एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश मुक्ति को भी प्रोत्साहन किया, क्योंकि सोवियत रूस की शुरुआत जो है, ठीक ना, कि सोवियत रूस की साम्यवादी सरकार ने एशिया और अफ्रीका देशों से होने वाले राष्ट्रीय आंदोलन को क्या किया था? समर्थन दे दिया। ठीक। अब चौथा जो क्वेश्चन दिया है दीर्घोत्तरीय में, कार्ल मार्क्स की जीवनी एवं सिद्धांतों का वर्णन करें। कार्ल मार्क्स के बारे में पूरा संपूर्ण व्याख्या करना है। ठीक ना, तो कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी में राइन प्रांत के ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। ठीक ना, कार्ल मार्क्स के पिता हेनरिक मार्क्स एक प्रसिद्ध वकील थे। ठीक, मार्क्स ने बोन विश्वविद्यालय में विधि की शिक्षा का ग्रहण किया था और 1836 ईस्वी में वो कहाँ चले गए? तो बर्लिन विश्वविद्यालय चले आए। बर्लिन विश्वविद्यालय चले आए जहाँ उनके जीवन को नया मोड़ मिला। 1843 ईस्वी में उन्होंने अपने बचपन के मित्र जेनी से क्या किया? विवाह किया। उन्होंने मॉन्टेस्क्यू तथा रूसो के विचारों का गहन अध्ययन किया। एंगल्स के विचारों से प्रभावित होकर मार्क्स ने श्रमिक वर्ग के कष्टों एवं उनकी कार्य की दशाओं पर गहन विचार किया। एंगल्स के विचार से ये कुछ प्रभावित हुए और श्रमिक के बारे में सोचे। 1848 ईस्वी में एंगल्स के विचारों से प्रभावित होकर और उसके साथ मिलकर साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। ठीक ना, तो 1848 ईस्वी में कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने मिलकर क्या किया? एक समाजवादी घोषणा पत्र का प्रकाशित किया था, उद्घाटन किया, जिसको कि आधुनिक समाजवाद का जनक कहा गया। 1867 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की, जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा गया। दास कैपिटल बुक को समाजवादियों का बाइबिल कहा गया। और कार्ल मार्क्स ने कुछ सिद्धांत भी दिए हैं। ठीक है, वो सिद्धांत देखते हैं, क्योंकि यहाँ कहा रहा है कि जीवनी और सिद्धांतों का वर्णन करें। जीवन तो देख लिए कि कब क्या हुआ, सिद्धांत। पहला सिद्धांत है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। दूसरा है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। तीसरा है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। चौथा है मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। और पांचवा है राज्यहीन वो
वर्गहीन समाज की स्थापना। ठीक ना, तो इतना ही लिखना, ये नीचे का नहीं लिखना, नीचे का छोड़ देंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन आप दिया गया है कि यूरोपियन समाजवादियों के विचारों का वर्णन करें। यूरोपीय समाजवादियों का क्या विचार था उसका थोड़ा वर्णन करना है, ये थोड़ा लॉन्ग जाएगा। फ्रांसीसी विचारक सेंट साइमन प्रथम यूरोपियन समाजवादी था जिसने समाजवादी विचारधारा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सेंट साइमन क्या थे? सबसे पहले क्या थे? यूरोपियन समाजवादी थे। उनके विचार में राज्य और समाज को इस ढंग से संगठित करना चाहिए कि लोग एक दूसरे का शोषण करने के बदले मिलजुल कर प्रकृति का उपयोग करें तथा समाज में गरीब वर्ग के भौतिक एवं नैतिक उत्थान के लिए कार्य करें। सेंट साइमन का ऐसा मानना था कि लोग एक दूसरे से लड़े झगड़े नहीं बल्कि भाईचारा बनाकर मिलजुल कर रहे हैं और समाज में जो पिछड़े वर्ग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो दलित लोग हैं, ठीक ना, उसका मदद किया जाए। साइमन के अनुसार प्रत्येक को उनकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार लाभ मिलना चाहिए। मतलब जिस व्यक्ति में जितना एजिबिलिटी है, जितना काबिलियत है, जो जितना काम करता है उतना उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए। एक अन्य यूटोपियन विचारक चार्ल्स फोरियर योजना फ्लॉक का निर्माण असफल रहा। चार्ल्स फोरियर था, ठीक ना। एक और अन्य दूसरा जो विचारक था वो था कौन? तो चार्ल्स फोरियर। ठीक, उसके अनुसार श्रमिकों को छोटे नगर अथवा कस्बों में काम करना चाहिए। किसान को छोटे छोटे नगरों में काम करना चाहिए, परंतु इसकी योजना फ्लॉक्स का निर्माण असफल रहा। ठीक ना, ये जो योजना बनाए वो असफल रहा। फ्रांसीसी यूटोपियन चिंतकों में लुई ब्लाम ने राजनीति प्रभावकारी बनाने के लिए पहले राजनीतिक सुधारों की आवश्यकता है। ये ऐसा वो कहा कि राजनीतिक जो है सुधार, राजनीतिक प्रभावकारी हमारे ऊपर जो तब होगा जबकि हम लोग राजनीतिक का क्या करेंगे? राजनीतिक की आवश्यकताओं का सुधार करेंगे। यूटोपियन चिंतक ब्रिटिश उद्योगपति रॉबर्ट ओवन के अनुसार संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। ठीक ना, रॉबर्ट ओवन का एक कथन था कि जो श्रमिक संतुष्ट है वही वास्तविक श्रमिक है। अतः यूटोपियन चिंतकों ने वर्ग संघर्ष के बदले वर्ग समन्वय पर बल दिया। इन्होंने पूंजी और श्रम के बीच संबंध की समस्या का निराकरण करने का प्रयास किया। इन चिंतकों का अपना एक योगदान है। ठीक ना, तो इसी के साथ जो है ये चैप्टर क्या हो गया? ख़त्म हो गया। ठीक, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।